आज हम बात करने वाले हैं द ब्रिक लेयर के बारे। ये कहानी है एक हिटमैन की जो एक जर्नलिस्ट को मारता है और ऐसा सेटअप कर देता है कि सबको लगे कि सीआईए ने मारा है जर्नलिस्ट को। तब सीआईए का नाम क्लियर करवाने के लिए सीआईए का एक पुराना एजेंट आता है और इन दोनों की भिड़ंत होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम है रेडी। अभी वो एक जर्मन जर्नलिस्ट से मिलने आया है जिसका नाम है ग्रेटा। रेडी ग्रेटा को बार बार जानकारियां दिया करता था। आज उसके पास कुछ खास जानकारी है सीआईए से रिलेटेड। ग्रेटा बहुत खुश है। जैसे ही वो उसे फाइल्स देता है, ग्रेटा पूरे फाइल्स को देखने लगती है। फिर रेडी को कहती है कि मैं इसकी तस्वीर लेने वाली, लेकिन फोन निकालते समय उसकी नजर पड़ती है रेडिक के बंदूक पे। ग्रेटा समझ नहीं पाती कि आखिर उसे रेडिक क्यों मारेगा, मगर रेडिक सीधा ग्रेटा के भेजे में गोली मारता है। जल्दी ये खबर चारों तरफ फैलने लगती है। सबको लगता है कि सीआईए ने मारा है ग्रेटा को अपने कॉन्स्पिरेसी को छुपाने के लिए। लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। सब चाहते हैं कि सीआईए को बंद कर दिया जाए। ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। पिछले एक महीने में ये तीसरी मौत है। अब कोई भी चुप नहीं बैठने वाला, खास करके ग्रीस के लोग। इन चीजों को देखने के बाद मिनिस्टर्स को भी अब एक्शन लेना पड़ता है। सब कहते हैं कि हम पूरे यूरोप से सीआईए को बैन करने वाले हैं। कोई भी उनका एजेंट कहीं नहीं आ जा पाएगा। तभी हमारे सामने सीआईए के हेडक्वार्टर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक सीआईए एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है केट। वो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उन लोगों को किसने मारा है। वो बड़े ध्यान से सारे फाइल्स को देखती है और पहुंचती है एक ऑपरेटर के पास जो उस पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाने लगता है और मेट्रो की भी, जहाँ पर ग्रेटा को मारा गया था। लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता। तब केट खुद पेन ड्राइव ले लेती है कि वो खुद ढूंढ के निकालेगी कि आखिर क्या हुआ था। अब वो रात में अकेली बैठी हुई है हेडक्वार्टर के अंदर और उन सारे फुटेजेस को देख रही है। तभी यहाँ पर उसे एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में वो देखती है रेडिक को। वो रेडिक को पहचान जाती है और बिना वक्त गवाए पहुंचती है सीआईए के डायरेक्टर के पास जिसका नाम है ओमाली। ओमाली भी रेडिक को पहचान जाता है। वो किट से कहता है कि तुमने किसी और को तो बताया नहीं ना इस बारे में। किट कहती है कि नहीं। तब वो कहता है कि ये रेडिक ही है, मगर 1.5 साल पहले इसे मृतक घोषित कर दिया गया था। एक वक्त था जब रेडिक सीआईए के लिए काम करता था, लेकिन बाद में वो ग्रीस और रशियन माफिया से मिल गया और काम करने लगा। जब वो सीआईए के लिए काम करता था तब उसका हैंडलर हुआ करता था वेल एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और सिंपल जिंदगी बिता रहा है। वो घर बनाने का काम करता है। तभी दूसरी तरफ हम वेल को देखते हैं। वो हर रोज की तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है और दीवार बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही लंच होता है वो चला आता है बाहर। तभी उसकी नजर पड़ती है इन दोनों पर, यानी केट और ओमाली पर। उन्हें देखने के बाद वो चौंक जाता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तब केट उसे पूरी बात बताना शुरू करती है कि रेडिक बहुत खतरनाक हो गया है। उसने 3 लोगों को मारा है और सबको लगने लगा है कि उन तीनों को सीआईए ने मरवाया है। अब इस गुत्थी को आप ही सुलझा सकते हैं। वेल कहता है कि मुझे ये बात पता थी कि रेडिक खतरनाक है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है कि वो मासूम लोगों को मारे। और 1.5 साल पहले मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। इन बातों को सुनने के बाद ओमाली कहता है कि हमारे पास उसकी एक तस्वीर है। उसके साथ साथ हमने उसे रशिया भेजा था एक एजेंट को मारने के लिए। और ग्रेटा के पास हमें जो फाइल मिली है उसमें उस आदमी की पूरी डिटेल्स है, यानी कि ये रेडिक ही है। ओमाली वेल को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और केट दोनों ग्रीस जाओ और वहाँ जाकर के सच्चाई को पता लगाने की कोशिश करो। इन बातों को सुनने के बाद केट समझ नहीं पाती कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। वेल कहता है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं जा सका, इसे फील्ड का शायद जरा भी तजुर्बा नहीं। केट भी यही कहती है कि वो नहीं जा सकती। तब ओमाली कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस तुम ही 2 लोग हो जो इसके बारे में जानते हो और किसी और को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अगर ये सच्चाई बाहर आई तो बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। तुम लोग ग्रीस जाओगे और वहाँ के गवर्नमेंट और इंटरपोल के साथ मिलकर के काम करो। सीआईए के साथ तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। वेल कहता है कि मैं बिल्कुल भी किसी मिशन पे नहीं जा रहा, मैं बहुत पहले इन कामों को छोड़ चुका हूँ। ओमाली उससे कहता है कि अगर जल्दी से उसे नहीं रोका गया तो तुम्हें पता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी, वो तुम्हें मारने आएगा। वेल कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चला आता है साइट पर वापस काम शुरू करने के लिए और सोचने लगता है कि वो रेडिक और उसके परिवार के कितने करीब था। तभी ये गोली चलती है जो आकर के लग जाती है वेल के पैर में। वो नीचे गिर जाता है और छुपना शुरू कर देता है। तब हम 2 लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर उसे मारने आए हैं। वेल जल्दी से इस साइड से उतरता है और चला जाता है दूसरे छत पर और हमला कर देता है पहले आदमी पे। उसे मारने के बाद वो जाता है दूसरे आदमी के पास, लेकिन दूसरा आदमी बहुत ताकतवर है। वो हमला कर देता है वेल पे। ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये आदमी बार बार वेल को स्टैप करने की कोशिश कर रहा है, मगर वेल भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। अंत में वेल मार गिराता है इस आदमी को। तभी पहले वाला आदमी दोबारा हमला कर देता है इस पे। ये दोनों लड़ते हुए चले जाते हैं एज पर। थोड़ी देर के बाद गिरने लगते हैं नीचे। अब इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है और मार रहे हैं। तभी आदमी एक शब्द कहता है जिसे सुनने के बाद वेल को लगता है कि इन दोनों आदमियों को यहाँ पर रेडिक ने भेजा है। ये लोग दोबारा लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये दोनों नीचे गिरते हैं लिफ्ट पे और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अंत में वेल मार देता है इस आदमी को, लेकिन वो भी लिफ्ट के साथ नीचे गिरता है। वेल जानता है कि अगर अब उसने रेडिक को खत्म नहीं किया तब रेडिक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो इस मिशन को करने के लिए राजी हो जाता है। तब उसे केट मिलती है। ये दोनों
दोनों अब ग्रीस जाने वाले हैं, मगर रास्ते में वेल केट को कहता है कि तुम मेरी सारी चीजों से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारा पहला फील्ड मिशन है। जब भी रेडी का पता लगेगा तो उसके पीछे मैं अकेला जाऊंगा। मगर केट भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि ये मेरा पहला फील्ड मिशन है, मुझे हर एक चीज की जानकारी चाहिए, हर एक कदम पे। लेकिन वेल अब उसकी बातों को नहीं सुन रहा, वो सो चुका है। केट ऐसे ही रिसर्च करती रहती है। तब उसे पता लगता है कि बहुत समय पहले रेडी की पत्नी और उसकी बेटी को बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था और उनकी मौत हो गई थी। केट के मन में भी अब सवाल उठने लगते हैं कि आखिर रेडी ये सब कुछ क्यों कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रीस। केट को लगता है कि ये लोग CIA के ब्लैक साइड पे जाएंगे, मगर वेल गाड़ी को घुमा लेता है दूसरे रास्ते पे और ये लोग पहुंच जाते हैं एक वेयर हाउस पे। इस वेयर हाउस का मालिक है पैट्रिशियो, जो वेल का पुराना दोस्त है। केट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वेल कहता है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। CIA के ब्लैक साइड पे जाना यानी सबको बताना है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पैट्रिशियो ने इनके लिए पहले से ही पासपोर्ट बना करके रखा है, अलग अलग नाम से। पासपोर्ट के मुताबिक केट पत्नी है वेल की। वो इन्हें अच्छे कपड़े देता है और एक शानदार गाड़ी भी देता है। अब ये लोग पहुंचते हैं 5 स्टार होटल के एक बेहतरीन कमरे में। यहाँ आते ही केट कहती है कि मुझे नहाने जाना है, लेकिन जैसे ही वो नहा के बाहर आती है देखती है कि वेल गायब हो चुका है। दूसरी तरफ हम वेल को देखते हैं एक चर्च में, जहाँ पर वो मोमबत्तियां जला रहा है और एक लिसनिंग डिवाइस को भी प्लांट कर देता है। फिर वो जाता है एक हाई क्लास पार्टी में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने एक पुराने दोस्त से। इस लड़की का नाम है टाई। टाई भी कभी CIA में हुआ करती थी, जिस वक्त वेल भी CIA में था। टाई उसे देखने के बाद कहती है कि CIA वाले शायद अभी भी तुम्हारे पीछे हैं। वेल कहता है कि मुझे यहाँ पर CIA नहीं भेजा है, रेडी कभी भी जिंदा है और वो लोगों को मार रहा है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। टाई कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वो अपने एक और साथी के बारे में पूछता है जिसका नाम है स्टेव। कहता है कि उसे जरूर पता होगा कि रेडी कहाँ पर है। टाई कहती है कि वो आदमी अब एक क्लब चला रहा है, वो ज्यादा लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता। तब बिना वक्त गवाए वेल पहुंच जाता है उसके क्लब। स्टेव उसे देख करके चौंक जाता है। वेल कहता है कि मुझे बताओ कि रेडी कहाँ पर है। स्टेव कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वेल कहता है कि मुझे पता है कि ये क्लब रेडी का ही है और तुम बस उसे चला रहे हो। स्टेव कहता है कि मैं दोबारा तुम्हारी बकवास को नहीं सुनूंगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्लब मेरा है। जरा अपने इर्द गिर्द देख लो, चारों तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं, मेरे एक इशारे पर वो तुम्हें मार गिराएंगे। तो भलाई इसी में है कि चुपचाप बैठो, एक ड्रिंक पियो और यहाँ से निकल जाओ। वेल चारों तरफ थोड़ी देर तक देखता है और मारना शुरू कर देता है स्टेव के लोगों। वो आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मार रहा है। सबको नीचे गिराने के बाद वो ऊपर गोली चलाता है। तब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब हर तरफ लोग भाग रहे हैं। वेल देखता है कि बहुत सारे स्टेव के लोग आने वाले हैं, तब वो भी भागना शुरू कर देता है। लेकिन बाहर अब स्टेव के लोग उसे पकड़ते हैं। उससे पहले केट कार लेकर के आ जाती है। तब वेल अंदर बैठ जाता है और ये लोग जाने लगते हैं। वेल कहता है कि मैंने स्टेव के कार में एक ट्रैकर लगाया है, वो जरूर भागता हुआ जाएगा रेडिक के पास, हमें बस उसका पीछा करना है। केट कहती है कि मुझे पूरी सच्चाई बताओ कि आखिर रेडिक के साथ हुआ क्या था। वेल कहता है कि रेडिक जब अपने आखिरी मिशन से लौट के आया तब तक उसके परिवार को मार दिया गया था और रेडिक को लगने लगा कि इसका जिम्मेदार CIA है। वो बदला लेने के लिए निकला। एक एक करके वो सबको मारने लगा। तब CIA ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं रेडिक को मारूं और मैंने उसे मारा भी, मगर पता नहीं अभी भी वो कैसे जिंदा है। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं स्टेव के घर पे और अंदर जाकर के हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं कि इन्हें रेडिक से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत मिल जाए। किट पूरे घर में घूम रही होती है और वेल सारे दीवारों को चेक करता है। तभी दीवार में उसे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट नजर आता है। अंदर उसे फोन मिलता है ग्रेटा का। तब वो फोन देखने लगता है ताकि पता लगे कि रेडिक का अगला टारगेट कौन है। तभी यहाँ का दरवाजा बजता है। ये दोनों छुप जाते हैं। एक बॉडीगार्ड अंदर आकर के तलाशी लेने लगता है। गलती से केट छींक देती है। तब वो जाने लगता है केट की तरफ, लेकिन उससे पहले उस पर वेल हमला कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। ये बॉडीगार्ड बहुत ही तगड़ा है। ये मार मार के वेल की हालत खराब कर देता है। इस चीज को देखने के बाद केट आकर के बंदूक तान देती है बॉडीगार्ड पे, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती। धीरे धीरे करके बॉडीगार्ड उसके पास जाता है और केट को भी नीचे पटक देता है। तभी वेल दोबारा हमला कर देता है बॉडीगार्ड पे। थोड़ी देर लड़ने के बाद हम देखते हैं कि वेल दोबारा जमीन पर पड़ा है। तभी बॉडीगार्ड एक चाकू उठाता है और वेल को भी एक चाकू देता है। कहता है कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा। ये दोनों अब चाकू से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वेल नहीं जीत पाता। एक बार फिर बॉडीगार्ड उसे उठा के पटक देता है। फिर वो एक बेल्ट निकालता है और चोक करना शुरू कर देता है वेल को। इसी वक्त वेल को एक चाकू मिल जाता है जिसे वो घुसा देता है बॉडीगार्ड के गले में। तब इन दोनों की जान बचती है। बाहर आने के बाद जब ये दोनों बैठे होते हैं तब केट कहती है कि अगर मैंने गोली चला दी होती तब तुम इतने घायल नहीं होते। वो आदमी तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन बंदूक लेने के बाद मैं फ्रीज हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वेल उसे कहता है कि अच्छी बात है, कम से कम तुम चीजों को महसूस कर पा रही हो। अगर तुम ऐसे ही फील्ड में काम करती रही तब जल्दी ही तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। इसी बीच पेट्रिशियो का संदेश मिलता है वेल को। इन्हें पता लग जाता है अगले टारगेट के बारे में। बाहर निकल करके ये दोनों एक साथ चले आते हैं एक छोटे से टाउन में, जहाँ पर इन्हें उसका टारगेट नजर आ जाता है। ये आदमी एक जर्नलिस्ट है। यहाँ पर पेट्रिशियो भी है। धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब केट वेल को कहती है कि हमें इस आदमी को आगाह कर देना चाहिए कि वो यहाँ से चला जाए, वरना उसकी मौत पक्की है। वेल कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इस आदमी को हम चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही रेडिक इस पर हमला करेगा हम उसे पकड़ सकते हैं। तभी रेडिक कॉल कर देता है यहाँ पर वेल को। इन दोनों
दोनों की बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि वेल ने जानबूझकर जिंदा छोड़ा था रेडिक को, लेकिन उससे वादा लिया था कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वेल कहता है कि तुम्हें गायब हो जाना चाहिए था, तुम आखिर वापस क्यों आए? रेडिक कहता है कि किसी ने मेरे परिवार की जानकारियां रशियन माफिया को दी थी और वो CIA वाले ही थे। मुझे उस गद्दार का पता लगाना है। जितने भी लोगों पर मुझे शक होगा मैं उन सारे लोगों को मार गिराऊंगा। तुम मेरे रास्ते से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और ना ही केट को। इसी बीच वेल की नजर पड़ती है एक आदमी पे। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही उस आदमी की शक्ल देखता है, वेल को पता लगता है कि ये रेडिक नहीं है। दूसरी तरफ हम रेडिक को देखते हैं जर्नलिस्ट के पास। वो जर्नलिस्ट को गोली मारता है और भागना शुरू कर देता है एक बाइक से। तब वेल उस पर गोली चलाता है। गोली जाकर के लगती है बाइक के टायर पे। बाइक गिरती है और रेडिक भागना शुरू कर देता है पैदल ही। तब ये लोग आते हैं उस बाइक के पास। बाइक से इन्हें एक टैबलेट मिलता है, उसके साथ साथ एक तस्वीर। ये तस्वीर है क्यूबन एम्बेसडर की, यानी कि रेडिक अब क्यूबन एम्बेसडर को मारने वाला है। किट कहती है कि जल्दी हमें CIA को आगाह करना चाहिए। वेल कहता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं कि CIA में गद्दार कौन है। वो गद्दार ओमाली भी हो सकता है। CIA को कुछ भी बताना अपने आप को खतरे में डालना है। मगर किट वेल की बात नहीं मानती और वो ओमाली का कॉल उठा लेती है। वेल अब आता है टाई के पास। टाई उसे बताती है कि ग्रीस गवर्नमेंट जल्दी ही CIA को यहाँ पर बैन करने वाली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और सारी चीजें बदल जाएंगी। वेल कहता है कि मैंने रेडिक को देखा, वो अभी भी जिंदा है और मुझे लगता है कि CIA ने उसके साथ गद्दारी की है। टाई कहती है कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता रेडिक ने पहले गद्दारी की हो, तब CIA ने उसकी जानकारियां लीक की हो। टाई कहती है कि तुम अभी भी इन सब में क्यों फंसना चाहते हो? वेल कहता है कि मुझे नहीं पता। 2 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम भी CIA को छोड़ दो, हम दोनों अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, लेकिन तुमने मना कर दिया। अगर हम दोनों एक साथ होते तो शायद मैं वापस नहीं आता। टाई कहती है कि मुझसे गलती हो गई। इतना कहने के बाद ये दोनों करीब आने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। सुबह में जैसे ही वेल जगता है, टाई उसे बताती है कि रेडिक ने पूरे CIA को धमकी दी है कि अगर उन लोगों ने $100 मिलियन उसे नहीं दिए तो वो CIA के सारे मिशन की जानकारियों को लीक कर देगा। लेकिन जहाँ से उसने संदेश भेजा था वो IP एड्रेस हमें पता लग चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के लिए कोई तुम्हारे साथ जाएगा। वेल कहता है कि मैं अकेला काफी हूँ, वो मेरा दोस्त हुआ करता था, मैं उसके पास जा सकता हूँ। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम वेल और रेडिक को देखते हैं। CIA ने रेडिक को मिशन दिया था कि वो एक पॉलिटिशियन को मारे, लेकिन रेडिक उसे नहीं मारना चाहता था। तब वेल ने समझाया रेडिक को कि वो इस काम को करे, उसके बाद अगर उसे CIA को छोड़ना है तो वेल उसकी मदद करेगा और उसके पूरे परिवार के साथ साथ उसे भी अमेरिका सेटल करवा देगा। अब इन जानकारियों को लेने के बाद वेल वापस आता है होटल। तब केट उस पर बंदूक तान देती है। कहती है कि मुझे पता लगा है कि तुमने बात किया था रेडिक से, यानी कि तुम उसके साथ मिलकर के काम कर रहे हो। तो वेल बंदूक छीन लेता है और वापस बंदूक दे देता है केट को। फिर कहता है कि उसने सिर्फ मुझे कॉल किया था, मैं उसके साथ काम नहीं कर रहा। फिर ये दोनों वापस आने लगता है वेयर हाउस पे। जैसे ही वेल यहाँ पर आता है उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। अंदर आके देखने के बाद उसे पता लगता है कि पेट्रिशियो बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है, उसे किसी ने टॉर्चर किया है। लेकिन वो पेट्रिशियो को छुड़ाता उससे पहले बहुत सारे गुंडे अंदर आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वेल भी एक एक करके सबको मार रहा है। आधे लोगों को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि ये स्टेफ का ग्रुप है। स्टेफ ने बंदूक तान करके रखा है केट पे। वो वेल को कहता है कि तुम अगर बाहर नहीं आए तो हम केट को मार देंगे। तो वेल भी बाहर आ जाता है। वो स्टेफ को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार, मगर मेरी एक ही शर्त है, केट को तुम लोग छोड़ दो। तब वे लोग केट को बाहर भेज देते हैं। केट बाहर नहीं जाना चाहती, मगर वेल कहता है कि तुम जाओ। तब वो बाहर आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वेल देखता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा बॉम्ब पड़ा है। वो बॉम्ब के ऊपर गोली चलाता है और भागने लगता है। जैसे ही बॉम्ब फटता है, स्टेफ के साथ साथ उसके सारे लोग मारे जाते हैं और वेल अकेला जिंदा बाहर आता है। उसे देख करके अब केट खुश हो जाती है। ये लोग कार में बैठ करके जा रहे हैं। तो वेल कहता है कि जिस क्यूबन एम्बेसडर की हमें तस्वीर मिली थी, CIA ने उसे ही मारने के लिए बोला था रेडिक को, लेकिन रेडिक ने जब उसे नहीं मारा तब उसके पूरे परिवार को मरवा दिया गया। जल्दी ही अब रेडिक को खत्म करना पड़ेगा। इस बार मैं उसे असली में मारूंगा, वरना वैसे ही लोगों को मारता रहेगा। इसी बीच ओमाली का कॉल आता है केट के पास। वो लोग बताते हैं कि हम $100 मिलियन देने को तैयार हैं, हम जल्दी ही ग्रीस आने वाले हैं। तब ये दोनों जाकर के मिलते हैं ओमाली से। यहाँ पर टाई भी है। ओमाली कहता है कि रेडिक ने कहा है कि सारे पैसों को लेकर के केट आएगी और वेल उसे कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए, उसे इस मिशन से हटा दिया जाए। और वेल बाहर चला जाता है। ओमाली एक फ्लैश ड्राइव देता है केट को। तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर $100 मिलियन के बिटकॉइंस है। केट लेकर के ड्राइव को निकल जाती है। वो रेडिक के बताए हुए लोकेशन पे पहुंचती है। तब उसे वहाँ पर एक फोन मिलता है जिसके अंदर बाकी के लोकेशन है। वो पहुंच जाती है लोकेशन, तभी उसे कोई पकड़ लेता है। जब केट पीछे मुड़ती है उसे पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वेल है। वेल कहता है कि मैंने ट्रैकर लगाया था तुम्हारे कपड़े में, अब यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। वो फ्लैश ड्राइव को लेकर के निकल जाता है। बेसमेंट में उसे एक कंप्यूटर मिलता है। वो देखता है कि रेडिक दूसरे साइड पर वीडियो कॉल पे बैठा हुआ है। वो फ्लैश ड्राइव लगाने के लिए कहता है और रेडिक वेल को कहता है कि मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आया। अब सारे पैसे मेरे अकाउंट में आने वाले हैं। वेल कहता है कि पेट्रिशियो को मार करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, वो मेरा दोस्त था, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। रेडिक कहता है कि मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मैं क्यूबन एम्बेसडर को मार दूं फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। वेल उसे समझाता है और कहता है कि अगर तुमने एम्बेसडर को मारा तब हर तरफ लड़ाई छिड़ सकती है। रेडिक कहता है कि
मैं यही चाहता हूँ। वो जैसे ही फोन काटता है यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। वेल देखता है कि नीचे एक बॉम्ब लगा है जो जल्दी ही फटने वाला है। तो वेल अपना दिमाग लगाता है, वो बॉम्ब को रख देता है दीवार के पास और टेबल के पीछे आकर के छुप जाता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है अब पूरी दीवार टूट चुकी है और अंदर से वेल बाहर आ रहा है, लेकिन वेल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि जब बॉम्ब फटा तब वो अंदर ही था। वेल जैसे ही बाहर आता है रेडिक एक वैन से हमला कर देता है वेल पे, तो वेल कूद जाता है डस्टबिन में, लेकिन दोबारा रेडिक उसे मारता उससे पहले केट चली आती है कार लेकर के। तो वेल पीछा करने लगता है रेडिक का। थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार से टक्कर मारता है उसके वैन में, तब पूरा का पूरा वैन पलट जाता है। जैसे ही वेल ढूंढने जाता है रेडिक को, उसे एहसास होता है कि रेडिक भाग चुका है। तो वेल भागता हुआ उस जगह पे जाता है जहाँ पर एम्बेसडर भाषण देने वाला है। वो चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ती है रेडिक पे जो एम्बेसडर पे निशाना लगा रहा है। वेल आकर के स्टेज को तोड़ देता है ताकि एम्बेसडर नीचे गिरे और रेडिक निशाना ना लगा पाए। ऐसा ही होता है, एम्बेसडर के नीचे गिरते ही पहुंच जाता है वेल रेडिक के पास और हथौड़ी की मदद से उसके हाथ को तोड़ता है ताकि वो गोली ना चला सके। वेल ने बंदूक तान करके रखा है रेडिक पे। वो रेडिक से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं बचा सका, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तब रेडिक भी बंदूक निकालने लगता है, लेकिन उससे पहले वेल उसे मार गिराता है। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके हैं। जब वो वेल को गोली चलाते हुए देखते हैं वो भी उस पर गोलियां चलाते हैं। तब वेल गिर जाता है जमीन पे। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में। उसके सामने केट बैठी है। केट कहती है कि सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। उसके लैपटॉप से हमें सारी जानकारियां मिल गई, लेकिन अभी भी $100 मिलियन का पता नहीं चला। वो माली कहता है कि पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, CIA का सीक्रेट अभी भी सीक्रेट है और एम्बेसडर ने हमारा शुक्रिया अदा किया है, आगे वो हमारी मदद करेगा। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है, मगर वेल जानता है कि अभी भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। वो रात में पहुंचता है टाई के पास। टाई उसे देख करके घबरा जाती है, फिर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तभी वेल बाहर देखता है, उसे बहुत सारे लोग ऊपर आते हुए नजर आते हैं। इसी बीच वो देखता है कि टाई ने भी उस पर बंदूक तान करके रखा है। टाई कहती है कि रेडिक ने मुझे पहले ऑफर दिया था, इसीलिए मैं उसके साथ मिल करके काम कर रही थी। अब वो सारे पैसे मेरे हैं। वो बाहर चली आती है। सारे लोग जा रहे हैं वेल को मारने के लिए। तभी वेल एक पैकेज निकालता है और उसे डाल देता है ओवन में और चला जाता है खिड़की के पास। जैसे ही सारे गुंडे अंदर आते हैं एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की चपेट में वेल भी आ जाता है। वो गिरता है टाई की गाड़ी पर। तब टाई गाड़ी को और भी तेज कर देती है वेल को कुचलने के लिए, लेकिन उससे पहले केट सीधा भेजे में गोली मारती है टाई के और टाई की मौत हो जाती है। टाई की लाश को देखने के बाद वेल थोड़ा सा भावुक होता है क्योंकि वो प्यार करता था टाई से, मगर केट उसे लेकर के निकल जाती है। अब पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। अगले दिन ओमाली बात करता है केट से। उसे कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर भी शक था, इसीलिए अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। केट चौंक जाती है। ओमाली हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ, अब सारे केसेस तुम खुद देखोगी। मगर केट कहती है कि मुझे अब CIA में नहीं रहना। वो अपनी सारी चीजों को लेकर के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेल को जो अपने पुराने काम में खुश है, वो इमारतें बना रहा है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।